शानदार काले रंग की रोल्स रॉयस फैंटम एक भव्य गाला स्थल के बाहर रुकी। उसकी चमकती सतह सुनहरी रोशनी के नीचे चमक रही थी। दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर निकला। उसने कस्टम लुइस वुइटन लोफर्स पहने थे। उनके सुनहरे मोनोग्राम हर कदम के साथ चमक रहे थे। उसकी कलाई पर एक पाटेक फिलिप टाइम पीस चमक रहा था और उसने एक टेलर मेड झेगना सूट पहना था जो शक्ति की बात करता था। बिना किसी चूक के उसने हाथ बढ़ाया, एक महिला को कार से बाहर निकालते हुए। वह महिला मिडनाइट ब्लू कुट्यूर गाउन में सजी हुई थी जो स्वारोवस्की क्रिस्टल से जड़ी हुई थी, पूरी तरह से नीचे उतरी। उसकी हीरे की हार एक तारा मंडल की तरह चमक रही थी और उसके लूबाउटिन हील्स धीरे धीरे लाल कालीन पर क्लिक कर रहे थे। वह कौन है? क्या वह रियो सर की पत्नी है? एक पपराजो ने फुसफुसाते हुए पूछा, अपनी लेंस को सही शॉट के लिए समायोजित करते हुए। नहीं, दूसरे पत्रकार ने उत्तर दिया। वह उनकी कंपनी की सीईओ है। कैमरे तेजी से चमकने लगे। मीडिया वाले उनकी फोटो लिए जा रहे थे। रियो हल्के से थोड़ा झुका, उसके होठों पर एक दुर्लभ मुस्कान खेलते हुए। इसकी आदत डाल ही लो पार्टनर, उसने धीरे से कहा। रियो एक अमीर घर में पैदा हुआ। रियो बचपन से ही बहुत होशियार था। रियो इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में से एक ब्लू व्हाइट कंपनी के ओनर का पोता था। बैक स्टोरी। डैड ने हमें बुलाया है, एक आदमी ने कहा। आपने हमें क्यों बुलाया? दूसरे आदमी ने पूछा। एक सोफे पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसके हाथ में स्लाइन की लंबी नली लगी हुई थी जो एक डंडे पर लटकी हुई बोतल से जुड़ी थी। ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि ब्लू व्हाइट कंपनी का मालिक था। हक हक करते हुए बूढ़े आदमी ने कहा, रितेश, मनीष, तुम जानते हो मेरी तबीयत खराब है। मैं कभी भी मर। डैड, ऐसा मत कहो, रितेश ने कहा। बूढ़े आदमी ने खांसते हुए जारी रखा, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों को अपना अपना हिस्सा मिले। ब्लू व्हाइट अब 2 भागों में बंटेगी, एक ब्लू स्काई और दूसरी ब्लू हाई। रितेश और मनीष ब्लू व्हाइट कंपनी के मालिक और संस्थापक श्याम कपूर के 2 बेटे थे। रियो रितेश का एकमात्र बेटा था। श्याम कपूर चाहते थे कि अब उनके बेटे कंपनी चलाएं, इसलिए उन्होंने कंपनी को 2 हिस्सों में बांट दिया। वह मरने से पहले अपने बच्चों को उनका हिस्सा देना चाहते थे। मैं ब्लू स्काई का नया मालिक रितेश को बनाता हूं और ब्लू हाई का मनीष को। तुम दोनों अपनी अपनी कंपनी चलाओगे और कोई भी दूसरे की कंपनी के काम में बिना उसकी मर्जी के दखल नहीं देगा, श्याम ने कहा। दोनों ने श्याम कपूर के नाम पर बहुत सी ग्रोथ पाई, पर अब लोगों को यह समझ आने लगा था कि रितेश की ब्लू स्काई मनीष की ब्लू हाई से बेहतर है। मनीष ने एक कंपनी के साथ डील करने की योजना बनाई। रितेश भैया, आपने मुझे यहां क्यों बुलाया? मनीष ने पूछा। आओ बैठो, रितेश ने कहा। दोनों भाई सोफे पर बैठ गए। देखो मनीष, जिस कंपनी के साथ तुम डील करने जा रहे हो वह नुकसान में जा रही है। उनके स्टॉक्स गिर रहे हैं और यह ब्लू हाई के लिए आगे चलकर नुकसानदायक हो सकता है। अभी तुम पहले ही नुकसान में हो, रितेश ने कहा। मनीष ने तैश में कहा, मुझे पता है आप मुझसे जलते हैं। आपने उस कंपनी के साथ बहुत प्रॉफिट कमाया और किसी वजह से आपका उनके साथ काम करना बंद हो गया, तो आप चाहते हैं कि मुझे भी प्रॉफिट न मिले। रितेश ने समझाने की कोशिश की। हमारा साथ काम न करने का कारण यही था कि वह कंपनी नुकसान में जा रही थी और वे अवैध प्रोडक्ट मंगवाते हैं। इसका कोई सबूत नहीं है कि वे अवैध तरीके से काम करते हैं। आप पहले ही मुझसे आगे और ज्यादा प्रॉफिट में चल रहे हैं। आप मुझे अपने से आगे जाते हुए नहीं देखना चाहते हैं, मनीष ने गुस्से से कहा। देखो, मैंने उनके साथ काम किया है इसलिए बोल रहा हूं, रितेश ने तर्क दिया। डैड ने क्या कहा था? हम एक दूसरे के काम में दखल नहीं दे सकते, इसलिए आप अपनी सोचो, मेरी नहीं, मनीष ने गुस्से में कहा और वहां से चला गया। मनीष ने अपनी जिद में डील को आगे बढ़ाया। कुछ महीनों बाद कंपनी के नतीजे ने दिखा दिया कि रितेश सही था। मनीष की कंपनी ब्लू हाई गंभीर नुकसान में आ गई और इसका प्रभाव उनके बिजनेस पर पड़ा। ब्लू स्काई आसमान छू रही थी, वह लगातार तरक्की कर रही थी, वहीं ब्लू हाई के स्टॉक्स गिरते जा रहे थे। मनीष तनाव में आ गया और उसने रितेश से मिलने का सोचा। भैया, मुझे आपसे मदद चाहिए, मनीष ने कहा। कैसी मदद? रितेश ने पूछा। मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, मैं आपको पैसे लौटा दूंगा, मनीष ने कहा। तुम्हें पता है डैड ने क्या कहा था?
रितेश ने कहा। उन्होंने कहा था कि अगर कंपनी के मालिक की मर्जी हो तो आप प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, मैं आपको पैसे लौटा दूंगा, मनीष ने कहा। रितेश ने 1,000 करोड़ मनीष को दिए, पर रितेश की मदद के बाद भी मनीष अपने नुकसान से उबर नहीं पाया। टॉप 50 से अब कंपनी बहुत नीचे आ चुकी थी। कंपनी में काम करने वालों ने भी इस्तीफा देना शुरू कर दिया। रितेश में श्याम कपूर जैसा होशियार दिमाग था। वह एक स्मार्ट आदमी था, पर मनीष इतने पैसों के बाद भी कुछ नहीं कर पाया। मनीष ने फिर से रितेश से मदद मांगी। देखो, मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे वह माफ कर दिए। तुम मेरे छोटे भाई हो, पर तुम इस फील्ड के लिए नहीं बने हो। मनीष, अपनी कंपनी मुझे बेच दो, इसके अलावा मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, रितेश ने कहा। मनीष कंपनी बेचने के लिए तैयार नहीं हुआ। बादशाह तो कहीं लोग बनते हैं, पर साम्राज्य वही चला सकता है जिसका दिमाग बादशाह जैसा हो। हर राजा का बेटा राजा बने, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ सालों बाद रितेश कपूर की मौत हो गई और एक अज्ञात लड़के ने उनका अंतिम संस्कार किया। एक रिपोर्टर टीवी पर न्यूज सुना रही थी। क्या रितेश का कोई बेटा नहीं था? मनीष कपूर कहाँ थे अपने भाई के अंतिम वक्त में? कौन होगा ब्लू स्काई का नया मालिक? रितेश कपूर के निधन के 1 महीने बाद भी उनकी संपत्ति और ब्लू स्काई कंपनी का भविष्य अधर में लटका हुआ है। क्या उनका कोई वारिस है, या उनके छोटे भाई मनीष कपूर इस विरासत के नए मालिक बनेंगे? आज भैया को गुजरे 1 महीना हो गया है, मनीष ने टीवी की ओर देखते हुए कहा। जिस तरह से उनका अंतिम संस्कार किसी बाहरी लड़के ने किया, उससे तो ऐसा लगता है कि रियो अब वापस इंडिया नहीं आएगा, मनीष कपूर के बेटे ने कहा। सही कहा तुमने हर्ष, मनीष ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा। तभी वहां एक वकील आ गया। मनीष सर, जैसे मैंने डॉक्यूमेंट पढ़े हैं, इससे यह दिखता है कि रितेश कपूर के मरने के बाद ब्लू स्काई और उनकी सारी प्रॉपर्टी उनके बेटे को जाती है, पर उनके बेटे के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, वह जिंदा है या नहीं। तो इसका साफ साफ ये मतलब है कि आप, रितेश कपूर के छोटे भाई मनीष कपूर, इस प्रॉपर्टी और ब्लू स्काई के नए मालिक होंगे, वकील ने कहा। तो क्या इसका मतलब है कि मैं अब ब्लू स्काई का नया मालिक हूं? मनीष ने खुशी से पूछा। वकील ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, ये सही है मनीष सर। इतने इंतजार के बाद फाइनली मैं ब्लू स्काई का न्यू चेयरमैन और मालिक बनूंगा, खुशी में झूमते हुए मनीष ने कहा। ब्लू स्काई हमारा हुआ डैड, खुशी से चिल्लाते हुए हर्ष ने कहा। तभी एक और न्यूज टीवी पर आई। आज की ताजा खबर, ब्लू स्काई के न्यू ओनर और चेयरमैन कौन होगा ये हमें पता चल चुका है, रिपोर्टर ने कहा। यह न्यूज किसने लीक कर दी कि आप नए ओनर होंगे डैड? हर्ष ने आश्चर्य से पूछा। अच्छा ही है, एक दिन तो सबको पता चलना ही है कि मैं न्यू ओनर हूं ब्लू स्काई का, मनीष ने संतोष से कहा। रिपोर्टर ने अचानक कहा, और अब इस कंपनी को कोई और नहीं, उनके अपने बेटे रियो कपूर संभालेंगे। दोनों बाप बेटे हैरान हो गए। ये क्या कह रही है ये रिपोर्टर? रियो तो इंडिया के भी नहीं है, मनीष ने आश्चर्य से कहा। लगता है इनको कोई गलत फहमी हो गई है, हर्ष ने चिंता जताते हुए कहा। और ये न्यूज बिल्कुल 100% सही है। अभी ही कुछ देर पहले ब्लू स्काई के सीईओ राकेश जोशी ने ट्वीट करके बताया कि रियो इंडिया आ चुका है और वह होंगे न्यू चेयरमैन और ओनर ऑफ ब्लू स्काई, टीवी पर रिपोर्टर ने कहा। क्या रियो वापस आ गया है? हर्ष ने हैरानी से पूछा। नहीं, यह कंपनी मेरी है, रियो की नहीं हो सकती, मनीष ने गुस्से में कहा। अगर रियो आ चुका है तो यह कंपनी डॉक्यूमेंट के हिसाब से उनकी होंगी। वैसे भी आपको अपना हिस्सा ब्लू हाई मिला था, वकील ने शांति से कहा। तू कौन होता है मेरा हिस्सा बताने वाला? मनीष कपूर ने वकील का कॉलर पकड़ते हुए गुस्से में कहा। आप पहले ही बहुत लॉस्ट में चल रहे हैं, आपकी कंपनी ब्लू हाई चल नहीं रही और मुझसे झगड़कर आपका कुछ फायदा नहीं, वकील ने शांतिपूर्ण स्वर में कहा। मनीष ने गुस्से में अपना कॉलर छोड़ा और गहरी सांस ली। हर्ष, हमें पता लगाना होगा कि रियो कैसे और क्यों वापस आया है। यह सब बहुत अचानक हो रहा है, हर्ष ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा। डैड, यह सब कुछ बहुत अजीब है, हमें जल्द ही कोई कदम उठाना होगा। कौन सा कदम हर्ष? तभी वहां एक लड़का आ गया। उसके दोनों कानों में ईयरिंग, रेड टी शर्ट, डैमेज पैंट, एक हाथ पर टैटू, गले पर टैटू, बड़ी बड़ी जुल्फें। ये कौन है? सिक्योरिटी, किस फटीचर को हमारे घर में आने दिया? मनीष ने गुस्से में कहा। जी सर, ये अपने आप को आपका भतीजा कह रहा था, वॉचमैन ने डरते हुए कहा। कोई भी मुझे अपना चाचा बना लेगा और तुम मान जाओगे, मनीष ने खींचते हुए कहा। सर,
वह बड़ी सी कार में आया तो मुझे लगा वह सच कह रहा है। वॉचमैन ने सफाई दी। तभी मनीष ने खिड़की से बाहर देखा तो उसे एक रोल्स रॉयस दिखाई दी। क्या हुआ चाचा जी, पहचाना नहीं मुझे? रियो ने मुस्कुराते हुए कहा। मनीष के चेहरे पर अविश्वास की लकीरें खिंच गईं। रियो, क्या यह सच में तुम हो? मनीष ने धीरे धीरे पूछा। हाँ चाचा जी, मैं ही हूं, रियो ने आत्मविश्वास से कहा। मनीष ने अपनी गलती मानते हुए कहा, मुझे माफ करना बेटे, तुम्हें पहचानने में गलती कर दी मैंने। रियो ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इतने साल बाद जो आया हूं, ऐसी गलती तो किसी से भी हो सकती है। मनीष ने जिज्ञासा से पूछा, तुम इतने साल से कहाँ थे? रियो ने सफाई देते हुए कहा, मैं लंदन में पढ़ाई कर रहा था। मैं कुछ वजह से पापा के आखिरी वक्त में उनके साथ नहीं था। जब इंडिया आया, वह तब तक बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए मैंने सोचा आपसे मिल लूं। तभी मनीष कपूर ने रोते हुए कहा, भैया नहीं रहे, मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे होते हुए किसी और ने उनका अंतिम संस्कार किया। मैं एक बुरा भाई हूं, मुझे तो मर जाना चाहिए। रियो ने मनीष को संभालते हुए कहा, नहीं चाचा जी, इसमें मेरी गलती है, न कि आपकी। वकील ने मन ही मन सोचा, यह आदमी कितना बेहुदा किस्म का है। अभी तो अपने भाई के गुजरने की खुशियां मना रहा था और अब उसके बेटे के सामने नाटक कर रहा है। मनीष ने मन ही मन कहा, अच्छा हुआ यह खुद चलकर आ गया। अब इसको यही खत्म कर देता हूं, फिर कंपनी भी मेरी और प्रॉपर्टी भी मेरी। चलो आओ चाय वगैरह पीते हैं, मनीष ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। रियो सोफे पर बैठ गया और वकील वहां से चला गया। मनीष अपने किचन में गया और उसने अपने शेफ को रियो की चाय में जहर मिलाने का निर्देश दिया। एक नौकर ने रियो को चाय लाकर दी और मनीष भी रियो के बाजू वाले सोफे पर बैठ गया। रियो ने चाय पीने के लिए कप उठाया। हर्ष रियो के बाजू बैठा था। उसका धक्का लग गया और जहर वाली चाय नीचे गिर गई। ओह सॉरी, मुझे माफ करना, हर्ष ने कहा। जहर वाली चाय नीचे गिर गई और तभी वहां एक बिल्ली आई और उसने नीचे गिरी हुई चाय को पिया। बिल्ली की तुरंत मृत्यु हो गई। यह दृश्य देखकर रियो चौंक गया। ये क्या हो गया इस बिल्ली को? इस चाय में जहर था? रियो ने आश्चर्य से पूछा। मनीष ने चेहरे पर नकली चिंता लाते हुए कहा, क्या यह सब इस शेफ की करतूत है? मनीष ने अपने किए का सारा इल्जाम बेचारे शेफ पर डाल दिया और उसे एक चाटा मारा। रुको, इसे अभी पुलिस स्टेशन में डालता हूं, मनीष ने कहा। प्लीज सर, मुझे माफ कर दीजिए, शेफ ने कांपते हुए कहा। रियो को शेफ पर तरस आ गया। मुझे पता नहीं कि तुमने यह सब क्यों किया, पर मैं तुम्हें माफ करता हूं। चाचा जी, पुलिस को फोन न करें, पर इस शेफ को नौकरी से निकालना ठीक रहेगा, रियो ने कहा। शेफ ने धन्यवाद देते हुए कहा, आपका बहुत शुक्रिया साहब। ठीक, अब मैं चलता हूं, रियो ने कहा और अपनी कार में निकल पड़ा। गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और वह मजे से गाड़ी चला रहा था। तभी उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी के ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। सामने हटो सब, गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए हैं, हॉर्न बजाते हुए रियो ने चिल्लाया। रियो की कार तेजी से आगे बढ़ रही थी और उसने सड़क पर लोगों को हटाने के लिए जोर जोर से हॉर्न बजाया। गाड़ी की रफ्तार और बढ़ गई और रियो ने देखा कि आगे एक तीखा मोड़ आ रहा है। रियो ने अपनी पूरी ताकत से गाड़ी को नियंत्रण में लाने की कोशिश की। उसने स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ा और गाड़ी को मोड़ पर घुमाने की कोशिश की। तभी उसने देखा कि वहां से एक लड़की जा रही थी। रियो बस उस लड़की से टकराने वाला था, लेकिन उसने फुर्ती से गाड़ी को साइड में मोड़ा। गाड़ी का एक हिस्सा लड़की के पैर से टकरा गया, लेकिन वह बच गई। रियो की गाड़ी सीधे एक पोल से जा टकराई, जिससे एयरबैग्स खुल गए और रियो को बचा लिया। लड़की गिरते हुए चिल्लाई, ओह, मेरे पैर में चोट लग गई है। रियो ने हड़बड़ी में गाड़ी से बाहर निकलते हुए कहा, मुझे माफ करना, क्या तुम ठीक हो? लड़की ने गुस्से से कहा, तुम अमीर बाप के अमीर लड़के, तुम्हें बस तेजी से गाड़ी भगाना आता है। तुम्हें हम सड़क पर चलने वाले लोगों की जान की कोई परवाह नहीं। प्लीज मुझे माफ करो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल में ले जाता हूं, रियो ने कहा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, लड़की ने कहा। लेकिन उसके पैर से खून बह रहा था और वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। रियो ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं समझता हूं कि तुम गुस्सा हो, लेकिन कृपया मेरी बात सुनो। तुम्हारी चोट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल में ले जाता हूं। मैंने कहा ना, मुझे मदद की जरूरत नहीं है, लड़की ने गुस्से में कहा।
ये तो मानने से रही, रियो ने दृढ़ता से कहा और लड़की को गोद में उठा लिया। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस स्टेशन में कर दूंगी, लड़की ने गुस्से में कहा। रियो ने उसकी बात नहीं मानी और सड़क किनारे एक टैक्सी को रोका। यहां पास में कोई हॉस्पिटल है तो प्लीज वहां ले चलो, रियो ने टैक्सी वाले से कहा। ठीक है सर, टैक्सी वाले ने जवाब दिया और उन्होंने तुरंत हॉस्पिटल की ओर रुख किया। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद रियो ने लड़की को गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने लड़की के पैर की बैंडेज से ड्रेसिंग की और उसे दवाई दी। इसका पैर तो ठीक है, क्या ये चल पाएंगी? कुछ ज्यादा सीरियस तो नहीं? रियो ने चिंता से पूछा। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, इतना डरने वाली बात नहीं है, बस आपकी वाइफ को छोटी सी चोट आई है जो कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। लड़की ने गुस्से में कहा, वाइफ? मैं इस आदमी की कोई वाइफ नहीं हूं, इसने तो मुझे कार से उड़ा ही दिया था। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब आप दोनों जा सकते हैं। दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़े। लड़की ने सोचा, वह आदमी था कौन? उसकी वजह से आज मैं मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगी। फिर उसने तेजी से टैक्सी पकड़ी और अपने ऑफिस के लिए रवाना हो गई। रियो ने भी अपनी सोच में खोते हुए कहा, वह लड़की कौन थी? उसे देखकर ऐसा लगा कि उसे पहले कहीं देखा है। उसने अपनी घड़ी देखी और चौंक कर कहा, ओह नो, आज मुझे ब्लू स्काई में काम था। पहली बार मैं अपने डैड की कंपनी में जा रहा हूं, वह भी चेयरमैन बनकर, और मुझे लेट हो गया है। रियो ने जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहने और अपनी गाड़ी में बैठकर ऑफिस के लिए निकल पड़ा। उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और अपनी मन की उलझनें सुलझाने की कोशिश की। मुझे अपने डैड की विरासत को संभालना है और यह चुनौती का समय है, रियो ने खुद से कहा। ब्लू स्काई के ऑफिस में माहौल गर्म था। नए चेयरमैन के आने की खबर सुनकर सभी कर्मचारी उत्सुक थे। कुछ लोग सोच रहे थे, क्या नया चेयरमैन कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा? श्रेया, तुम लेट हो, पर अच्छा है चेयरमैन अभी तक आए नहीं, एक लड़की ने कहा। हाँ, मेरा एक छोटा एक्सीडेंट हो गया था, एक लफंगा जिसकी वजह से मेरे पैर पर चोट भी आ गई, श्रेया ने कहा। तभी एक चमचमाती कार से एक आदमी उतरा। वह कोई और नहीं बल्कि ब्लू स्काई के नए चेयरमैन रियो कपूर था। उसके गले और हाथ पर टैटू और कानों में ईयररिंग्स देखकर कुछ कर्मचारी खुसफुसाने लगे। ये कैसा चेयरमैन है? इसके टैटू और ईयररिंग्स देखो। श्रेया ने जैसे ही चेयरमैन को देखा, वह चौंक गई। ओह नो, ये तो वही लड़का है, उसने मन ही मन कहा। रियो की नजर भी श्रेया पर गई और दोनों बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे।